नमस्कार सभी को। मैं कुसुमलता मीना, पीजीटी ज्योग्राफी केवी बांसवाड़ा से। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रीज़? हिंदी में हम इसे उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। रॉ मटेरियल को जब हम किसी फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड में जब कन्वर्ट करते हैं, तो वो है इंडस्ट्री। और इसी वजह से इंडस्ट्री को सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की गई हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, यानी कि रॉ मटेरियल को किस में चेंज किया जा रहा है? एक ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ में जो है हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने कॉटन से शर्ट बना लिया, तो कॉटन का जो वैल्यू है उसकी जो कीमत है वो कम होती है, लेकिन एक शर्ट की जो कीमत है वो ज़्यादा होती है। तो इंडस्ट्रीज़ में जब हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फाइनल गुड्स में, तो उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब इंडस्ट्रीज़ जो है उसका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो इसके लिए आपके जो बुक में है वो 3 बेस बनाए गए हैं। रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑन ऑनरशिप, कच्चे माल के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, और उसका ऑनर कौन है, स्वामित्व किसके पास है, उसके आधार पर हम लोग इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अब ये जो 3 बेस हम लोग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑनरशिप, उसको भी फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है कि रॉ मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड, जैसे कि नाम से हमें पता है, एग्रो बेस्ड का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट, शुगर, ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। सेकंड जो इसमें टाइप है वो है मिनरल बेस्ड, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें हम लोग मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। थर्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जब हम लोग इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर, वुड, ये आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। और उसके बाद में जो लास्ट है इसमें मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जब हमें समुद्रों से समुद्र के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें समुद्र से मिल रहे हैं, ओशन से मिल रहे हैं, उनको जब हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं तो वो होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि मछली का तेल बनाना, इसी तरह से सी फूड है। तो ये इस तरह की इंडस्ट्री है जो कि जिसमें हम लोग ओशन से मिलने वाले प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड जो हमारा बेस हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज कैसी है, उसका आकार कैसा है। तो साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े इलाके में अगर कोई प्लांट फैला हुआ है तो उसको हम लार्ज स्केल कह देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनपुट के रूप में, जैसे कि कैपिटल, पैसे, नंबर ऑफ लेबर्स, उसका जो प्रोडक्शन अमाउंट है, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बेस पर हम इसको
3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में कि कॉटेज इंडस्ट्री या फिर जो कुटीर उद्योग होते हैं उसको वो क्या होते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। लोग जो हैं अपने घरों में ही अलग अलग चीज़ें बनाते हैं और फैमिली मेम्बर ही इसमें काम करते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें जो पैसों की मात्रा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो, टेक्नोलॉजी जो है वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तुलना में कम होती है यूज, प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तुलना में कम होते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। लास्ट है इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि बड़े उद्योग, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं और प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रीज़ का। थर्ड जो बेस बनाया गया है इसमें वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है। तो सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर, यानी ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि जो सरकारी एजेंसीज हैं जो किसी इंडस्ट्री को चला रही हैं तो वो होते हैं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री। जैसे भेल, सेल, ये हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर, जब कोई एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति या फिर एक जो ग्रुप है व्यक्तियों का वो इंडस्ट्री को रन करता है, इंडस्ट्री को चला रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि रिलायंस है, जैसे टाटा, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, ये सभी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि जिसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों मिलकर इंडस्ट्री को चलाते हैं, यानी कुछ शेयर हमारा गवर्नमेंट का है, कुछ शेयर किसी व्यक्ति का है या किसी ग्रुप का है उस इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट सेक्टर। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर का एक एग्जांपल है। फोर्थ जो टाइप है इसमें वो है कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि पूरा ग्रुप होता है सप्लायर्स का, प्रोड्यूसर्स का, वर्कर्स का, ये सभी मिलकर उस इंडस्ट्री को चलाते हैं और जो प्रॉफिट होता है इस इंडस्ट्री का वो भी फिर उनमें डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अमूल है, लिज्जत पापड़ है, महाराष्ट्र की बहुत सारी शुगर मिल ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में चल रही हैं। तो ये तो हुआ हमारा इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन। अब हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर उसको प्लांट को जो है वो स्टेबल किया जाएगा, यानी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन कहाँ होगी, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सीधी सी बात है कि हम लोग इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जहाँ पर कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, यानी जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं उसकी लागत कम आए। और लागत कम कब आएगी, जबकि सारी सब कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर अवेलेबल हो। तो ये सब कुछ क्या है हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। हम कोई भी इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जहाँ पर कि हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, हम लोग कॉटन इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जहाँ पर कि आसपास में कॉटन का प्रोडक्शन होता हो। उसके बाद में लेबर, क्योंकि इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं तो उसमें काम करने वाले लेबर भी चाहिए। तो लेबर जहाँ पर हमें आसानी से और चीप लेबर यानी सस्ते लेबर जहाँ पर हमें मिले, पैसा जहाँ पर हमें आसानी से मिल जाए, कैपिटल, जहाँ पर उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट भी होना चाहिए, यानी डिमांड भी होनी चाहिए वहाँ पर। पावर, क्योंकि मशीनें जो चलेंगी वो किससे चलेंगी, पावर से चलेंगी, तो पावर सप्लाई भी कंटिन्यू हो, रेगुलर हो और वो सस्ती भी हो। लैंड, जहाँ पर हमें आसानी से ज़मीन मिल जाए, सस्ती रेट में ज़मीन मिल जाए। और ट्रांसपोर्टेशन के साधन, रॉ मटेरियल को इस प्लांट तक लाने के लिए
और इस प्लांट का जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी होना ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं वहीं पर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाएगी, और ताकि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगला जो है हम देखते हैं इसमें इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि उद्योगों का जो सिस्टम है, यानी कि किस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है। हम लोग जो रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं एक फिनिश गुड में, फाइनल गुड में, तो वो कैसे चेंज होगा। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। और इसमें क्या करते हैं, देखिए इनपुट यानी हम रॉ मटेरियल के साथ साथ में कितनी लेबर उसमें यूज कर रहे हैं, कितना उसमें हम पैसा यूज कर रहे हैं, कितना जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, लैंड यूज हो रहा है, ये सारे के सारे इनपुट हैं। प्रोसेसिंग, इनपुट के बाद में जो प्रोसेसिंग है, यानी कि रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो होती है प्रोसेसिंग। और उसके बाद में आउटपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या चीज़ निकल कर हमारे सामने आई। जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई भी एक उसकी मिल है, सीमेंट मिल है, सीमेंट की फैक्ट्री है, तो उसमें सीमेंट में इनपुट क्या होगा। सीमेंट के लिए इनपुट हमें चाहिए लाइमस्टोन चाहिए, जिप्सम चाहिए, और उसी के साथ में लेबर और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसको क्या करेंगे, जो भी प्रोसीजर है उसको पीसना या जो भी चीज़ें उसमें मिलाना, और उस प्रोसीजर के बाद में हमें सीमेंट के रूप में आउटपुट मिल जाता है। तो ये है इंडस्ट्रियल सिस्टम, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, और आउटपुट कस्टमर्स के पास में पहुंचता है मार्केट के जरिए। इंडस्ट्रियल सिस्टम के बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रखा है कि कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि आप लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें क्या प्रोसीजर होगा, कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोसेस वहाँ पर लगेगा। तो इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनपुट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या है, देखिए कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेसिंग, ये देखिए यहाँ पे जेनिंग, क्लीनिंग, कलेक्टिंग, बेलिंग, स्पेनिंग, फैब्रिक फॉर्मेशन, रिटेल, स्टिचिंग, डाइंग, ये सारे के सारे प्रोसीजर होने के बाद में एक शर्ट के रूप में वो आउटपुट हमारे सामने आ रहा है। तो ये है इंडस्ट्रियल प्रोसीजर। अब है इंडस्ट्रियल रीजन्स, यानी कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है आसपास में लोकेट होती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। यानी कि जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक हमें इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री दिखाई दे रही है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हों उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। और ये एक जगह पर इसलिए ये होती हैं, स्टेबल होती है, ताकि इनको अपनी क्लोजनेस के बेनिफिट्स मिल सकें। अब इनके बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे कि अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कहीं पर एक साथ लोकेट है तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन देती है। जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजीली वहाँ डेवलप हो जाएगा, वहाँ पर जो लैंड है वो भी सस्ती रेट में गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी सस्ती रेट में इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई की जा सकती है, वहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाएगा। एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल दूसरी एक इंडस्ट्री का जो फाइन गुड्स है, प्रोडक्ट जो है, दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन्स में होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज जब पास पास में स्टेबल हो जाती हैं तो उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो हमारे वर्ल्ड के हैं वो कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से 4 हमारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट जो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये वाला यूरोप का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, फिर ईस्टर्न यूरोप, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये ईस्टर्न पार्ट यूरोप का,
और ईस्टर्न एशिया यानी एशिया का पूर्वी क्षेत्र। तो ये जो है हमारे मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है पूरे वर्ल्ड के। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है लगभग एक ही जोन में स्टेबल है, टेम्परेट एरिया में है। और दूसरी बात, इनकी जो लोकेशन है वो सी पोर्ट और कोल फील्ड्स के पास में है, क्योंकि कोयला एनर्जी का मेन सोर्स है इंडस्ट्रीज़ में। तो जहाँ पर कोयला है वहाँ पर इंडस्ट्री स्टेबल होती हैं। और इसी तरह से सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह जहाँ पर है वहाँ पर भी, क्योंकि सी पोर्ट होने की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से हो जाता है चीज़ों का। तो इसीलिए मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे वो कोलफील्ड और सी पोर्ट्स के आसपास में लोकेट हैं। तो ये तो हुए वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं। तो इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन इस मैप में आप लोग देख सकते हैं। पहला जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है मुंबई पुणे रीजन, यानी कि मुंबई और जो पुणे का एरिया है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेट हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। ये देखिए ये वाला जो एरिया है वो है मुंबई पुणे रीजन। सेकंड बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, यहाँ पे बेंगलोर से लेके तमिलनाडु तक का पूरा इंडस्ट्रियल रीजन। हुगली रीजन कलकत्ता, ये देखिए यहाँ, क्योंकि कलकत्ता की जो लोकेशन है हुगली रिवर के किनारे पर है, तो इस नदी के दोनों तरफ दोनों बैंक पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये हुगली रीजन है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन जो है वो आपका गुजरात वाला, ये बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन है ये गुजरात में। फिर छोटा नागपुर प्लेटो, यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल वाला जो पार्ट है, जो कि हमारा जो रिचेस्ट पार्ट है मिनरल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज लोकेट हैं। तो ये छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है। विशाखापट्टनम गुंटूर, ये आंध्रा का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ तीनों सिटीज़ का को मिलाकर ये बेल्ट बना है, जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज लोकेट हैं। और उसके बाद में लास्ट है हमारा कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल बेल्ट, केरल का एक ये छोटा सा बेल्ट है। यहाँ पर देखें आप लोग केरल में ये सबसे नीचे कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो ये थे हमारे इंडिया की इंडस्ट्रियल बेल्ट। अब हम मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि मेजर इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लौह इस्पात उद्योग। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। बैकबोन यानी कि जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो फीडर इंडस्ट्री है। दूसरे इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, लोहा और जो इस्पात उद्योग है, उसी से हमारी सारी मशीनें बनती हैं। तो जब मशीनें ही नहीं होंगी, मान लीजिए आयरन एंड स्टील ही नहीं होगा, तो हम मशीन किससे बनाएंगे? और जब मशीन नहीं बनेंगी तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आयरन एंड स्टील का ही बना होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी, चाहे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के साधन देखें, चाहे हम लोग घर में ही सेफ्टी पिन या एक सुई को भी देख लें, वो भी स्टील की बनी होती है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो इनपुट है, यानी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए, तो उसमें देखिए सबसे पहला आयरन ओर, जो रॉ मटेरियल है आयरन ओर, लोहा अयस्क, कोल, लाइमस्टोन। उसके साथ ही लेबर होनी चाहिए, कैपिटल, साइट और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा। तो ये है हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इनपुट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वर्ल्ड वाइड, मुख्य रूप से जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया में है। आयरन ओर को आयरन एंड स्टील में चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है,
जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल इसमें यूज़ करके आयरन एंड स्टील बनाते हैं। अब देखिए, अगर हमें 1 टन स्टील बनाना है तो उसके लिए 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन हमें आयरन ओर चाहिए और 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, और कुछ मात्रा में हमें मैग्नीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैग्नीज जो है वो स्टील को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से इतना सारा रॉ मटेरियल यूज़ होने के बाद में हमें सिर्फ 1 टन जो स्टील है वो हमारे सामने आउटपुट के रूप में आ रहा है। तो इसी वजह से ये हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं। अब ये जो आयरन एंड स्टील जो बनाया जाता है वो कैसे बनता है, उसके लिए देखिए, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस की। ये एक भट्टी है लोहा पिघलाने की। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से ये इनपुट है, इनपुट अंदर डाला जाता है इस फर्नेस में। लाइमस्टोन, आयरन ओर, कोयला, ये सभी इसके अंदर डाला जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, गर्म हवा इसमें प्रवाहित करवाई जाती है, छोड़ी जाती है। उसकी गर्मी की वजह से कोयला जलता है और फिर जो आयरन और लाइमस्टोन जो है दोनों पिघलते हैं। पिघलने के बाद में जो मोल्टन आयरन है, पिघला हुआ आयरन एक अलग उससे निकलता है बाहर, जबकि जो स्लेज है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो इससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से इस फर्नेस के द्वारा आयरन ओर को प्यूरीफाई किया जाता है, एक तरह से रिफाइन किया जाता है, और फिर ये जो मोल्टन आयरन है इसको अलग अलग शेप में ढाल देते हैं। तो ये तो था इसमें प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर होता है आयरन ओर का। अब हमारे देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, छोटा नागपुर प्लेटो, हमारे यहाँ पर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है वो है छोटा नागपुर प्लेटो रीजन पर। भिलाई, ये जो स्टील प्लांट है हमारा वो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद में बर्नपुर, ये भी वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में है। रूरकेला उड़ीसा में है। उसके साथ में कुछ और प्लांट्स भी हैं। विशाखापट्टनम, ये एक सी पोर्ट की लोकेशन है, इस वजह से विशाखापट्टनम। विजयनगर, भद्रावती और सैलम, तो ये हमारे स्टील प्लांट्स हैं, बड़े स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के, और इनकी लोकेशन वहीं पर है जहाँ पर कि इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। तो ये हमारे इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। जमशेदपुर, द स्टील सिटी, हमारे देश की जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं टिस्को। 1947 से पहले, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ एक स्टील प्लांट हुआ करता था, और वो था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। 1907 में इसको साकची झारखंड में है, जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के पास में ये एक जगह है। वहाँ पर इस टिस्को प्लांट को जो है वो स्टेबल किया गया, और यही साकची बाद में जमशेदपुर के नाम से अभी एक बहुत बड़ी सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है, क्योंकि जमशेद जी टाटा के नाम पर इस सिटी का नाम जमशेदपुर रखा गया है। अब साकची में ही टाटा ग्रुप ने जो है इसको स्टील प्लांट को लगाने का दिमाग में कैसे आया, या वहीं पर इन्होंने क्यों लगाया स्टील प्लांट, तो उसके लिए कुछ कारण रहे हैं कि साकची में ही क्यों। तो ये जो साकची प्लेस था वो खाली बंगाल, जो कलकत्ता से नागपुर वाली जो रेलवे लाइन है वहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो आयरन और कोल और मैग्नीज के जो डिपॉजिट्स हैं उनके पास में है, तो इनको रॉ मटेरियल आसानी से वहाँ से मिल जाएगा।
कोलकाता क्योंकि एक बड़ा सिटी है तो वहाँ पे आसानी से इसके लिए मार्केट भी अवेलेबल है प्रोडक्ट के लिए। टिस्को जो प्लांट है वो झरिया कोल फील्ड से कोयला लेता है और आयरन ओर लेता है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ये मंगवाते हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं, इन नदियों से इसको वाटर सप्लाई होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से टाटा ग्रुप ने साकची में ही अपना फर्स्ट स्टील प्लांट स्टेबल किया और ये हमारे देश का पहला स्टील प्लांट हुआ करता था। तो ये स्टील प्लांट वहाँ पर लगने के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जमशेदपुर में स्टेबल होने लगी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री भी है, लोकोमोटिव पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ भी हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी बनते हैं, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल, वायर, ये सारी इंडस्ट्रीज़ अब धीरे धीरे वहाँ पर स्टेबल हो गई है और एक जमशेदपुर जो है एक मुख्य इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हमारे देश में फेमस है। सेकंड जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग यूएसए का एक शहर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इस मैप में आप लोग लोकेशन देख सकते हैं पीट्सबर्ग की, यहाँ पर है ये पीट्सबर्ग। अब पीट्सबर्ग में क्या है ऐसा कि वहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल हुई। तो सबसे पहले जो लोकेशनल फैक्टर है इसमें रॉ मटेरियल, जो कोयला है रॉ मटेरियल के रूप में जो यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल यहाँ कोयला जो है यहाँ पर आसानी से मिल जाता है पीट्सबर्ग के आसपास। लेकिन जो आयरन ओर है वो मिनेसोटा करके एक जगह है यूएसए की, देखिए मैप में भी आपको दिखाई दे रही है। ये पीट्सबर्ग से ये जो मिनेसोटा है वो लगभग 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से आयरन ओर मंगवाया जाता है। लेकिन यहाँ से इतनी दूर तक आयरन ओर लाने में इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इनकी बहुत कम आती है, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर ये जो वाटरवे है इसको हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स वाटरवे। यहाँ पे ये 5 लेक्स का ग्रुप है जिसको हम लोग ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो इस ग्रेट लेक्स का जो जलीय मार्ग है, जो वाटरवे है, उसके थ्रू आयरन ओर पीट्सबर्ग तक पहुँचता है। और क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन हमारा सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहाँ से इसको आयरन ओर मिल जाता है। उसके बाद में ओहियो, मोनोगेला, एलेगिनी जो नदियाँ हैं इसके आसपास में, वहाँ से इसको पानी की सप्लाई हो जाती है। तो पीट्सबर्ग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे फिर डेवलप हुई हैं और एक बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन वहाँ पे हो गया है। जैसे रेल बोर्ड इक्विपमेंट वहाँ बनते हैं, हैवी मशीनरीज वहाँ पे बनती हैं, रेल वहाँ पर बनती हैं। तो ये है पीट्सबर्ग। अब जो सेकंड इंडस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो है फाइबर यानी कि धागे, रेशा। फाइबर 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। जो नेचुरल फाइबर है वो हमें मिलता है वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लिनेन और जूट से। और जो आर्टिफिशियल फाइबर है, मैन मेड जो है वो है इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये हमारे आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है वो रेशे हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है। ब्रिटिश पीरियड से पहले हमारे देश में जो हाथ से जो कपड़ा बनता था उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफ़ी हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हाथ से बनने वाला कपड़ा उसको हम लोग मशीनों से बनाने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। तो सबसे पहला जो मील स्टेबल की गई सूती वस्त्र उद्योग की, जो सबसे पहली जो मील स्टेबल हुई वो हुई 1854 में मुंबई में। अब मुंबई में ही ऐसा क्या था कि सबसे पहली मील वहीं पर स्टेबल की गई, क्या उसके कारण थे, लोकेशनल फैक्टर क्या थे?
तो वहाँ पर क्या है, द वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्लाइमेट वार्म होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए उसमें, ताकि वो जो फाइबर है वो टूटे ना जल्दी से, उसका जो रेशा है उसकी लंबाई ज़्यादा हो, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है तो वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाला एरिया है। पोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर है, मुंबई एक बंदरगाह है, तो मशीनों को इंपोर्ट करना है तो आसानी से हो जाता था वहाँ। रॉ मटेरियल उसको आसानी से मुंबई में मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जो है हमारा कॉटन प्रोडक्शन वाला एरिया है। लेबर आसानी से वहाँ पर मिल जाती है, तो इसी वजह से मुंबई में ही सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेबल की गई। धीरे धीरे क्या हुआ, मुंबई से ये जो इंडस्ट्री है पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में फैली, और उसी के साथ साथ में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, कलकत्ता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये जो है हमारे कंट्री के बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेजर सेंटर्स हैं। अब मेजर सेंटर्स में हम लोग हमारे देश का पढ़ेंगे अहमदाबाद गुजरात में है, यहाँ पे मैप में आप लोग लोकेशन देख सकते हैं इसकी। और अहमदाबाद को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत का मैनचेस्टर। इंग्लैंड में मैनचेस्टर करके एक सिटी है जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो क्योंकि अहमदाबाद में भी बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, इसी वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अहमदाबाद में जो पहली सूती वस्त्र मिल स्टेबल की गई थी वो थी 1859 में, और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। यहाँ पे जो फैक्टर थे वो फेवरेबल फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ गुजरात में काफ़ी सारा कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो होता है, मार्केट भी है, लेबर भी आसानी से मिल जाती है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। अब हम दूसरा जो सेंटर पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो है जापान का ओसाका। ये वर्ल्ड मैप में पहले जापान की लोकेशन आप देखिए यहाँ पे, और जापान में फिर ओसाका की लोकेशन देखो यहाँ पर, ये ओसाका करके ये भी एक सी पोर्ट है। तो ओसाका को भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, और यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्लाइमेट यहाँ का वार्म और ह्यूमिड है। योडो रिवर जो है वो वाटर सप्लाई इसको प्रोवाइड करवाती है, लेबर इसको इजीली यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो ओसाका है वो एक सी पोर्ट है। ओसाका के आसपास में कहीं पर भी कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ की जो सूती मिलें हैं वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, यानी दूसरे देशों से ये कॉटन को आयात करते हैं, और उस कॉटन से फिर ये फाइन गुड्स तैयार करते हैं, फाइबर तैयार करते हैं उससे, उसके बाद में कपड़े बनाते हैं और उसको फिर से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से पोर्ट की वजह से ही यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई है, यानी इंपोर्ट भी, हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, और फिर जब वो कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसको वो वापस से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये था ओसाका। तो हमने इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रीज़ क्या है, उसके लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं, उसका प्रोसेसिंग क्या है, और उसके बाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन और कौन कौन से हमारे वर्ल्ड वाइड सेंटर हैं इन इंडस्ट्रीज़ के। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझने में हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू।